रात का न जाने वो कौन सा पहर था। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यही नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हवा में हद से ज्यादा तेजी आ चुकी थी। नैना अपनी बेटी शुमाइल के साथ अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी जब यकलख्त बादल की गरज पर उसकी आंख खुली। उसके बाद आनन फानन हवा का एक झोंका आकर खिड़की से टकराया और खिड़की के दोनों पट खुलकर आसपास की दीवारों से जा टकराए। नैना का दिल उछलकर हलक को आन लगा। नैना ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। हवा के तेज झोंके बार बार खिड़की से टकरा रहे थे और खिड़की के पट दीवारों से टकरा रहे थे। नैना का दिल कबूतर के दिल की मानंद धड़क रहा था। अभी तक नोमान ड्यूटी से वापस नहीं आया था। उसने टेलीफोन उठाकर कान से लगाया ताकि कॉल करके नोमान से पूछ सके कि वो कहाँ है, मगर फोन की लाइन कट चुकी थी। मोबाइल उठाकर देखा तो सिग्नल नहीं थे। नैना बेड से उतरी ताकि नीचे जाकर अपनी सास और ससुर से दरियाफ्त कर सके कि नोमान अभी तक क्यों नहीं आया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपनी 5 माह की मासूम बच्ची को देखा और सोचा कि उसे भी उठाकर साथ ले जाए ताकि कहीं वो डर न जाए, मगर फिर न जाने क्या सोचकर दरवाजा खुला छोड़कर वो अपने ससुर और सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये घर जिसे मून पैलेस का नाम दिया गया था, डबल स्टोरी मकान था और 5 मरले पर मुश्तमिल था। ये मकान खुद मलिक रहमान अमीन ने खरीदकर बनाया था। रहमान अमीन के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। यके बाद दीगरे उन्होंने 4 बच्चों की शादी कर दी। दोनों बड़ी बहनें थी जबकि दोनों छोटे भाई थे। मलिक रहमान अमीन की बड़ी बेटी के 2 बेटे थे जबकि छोटी बेटी की 3 बेटियां और 1 बेटा था। भाइयों में नोमान बड़ा था। नोमान की सिर्फ एक 5 माह की बच्ची थी जबकि उससे छोटे भाई शहबान की अभी औलाद नहीं थी। शहबान की शादी को 1.5 साल होने को था और 1.5 साल के बाद अब जाकर उसकी बीवी उम्मीद से हुई। रहमान अमीन और उसकी बीवी भी जिंदा थे। रहमान अमीन ने जब ये मकान खरीदा था तो सब ने उन्हें सख्ती से मना किया कि ये मकान खरीदने का इरादा तर्क कर दें। बेशक वो मकान काफी सस्ता मिल रहा था, लेकिन इस जगह को भारी जगह कहा गया था। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कोई कहानी घड़ के सुनाई तो किसी ने कोई, मगर रहमान अमीन ने इन सब बातों को एक तरफ डालकर यही सोचा कि सस्ता सौदा हो जाने की वजह से ये लोग इस सौदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रहमान अमीन ने फौरन से पेशतर इस मकान को खरीदकर इसकी मुरम्मत का काम किया और फिर सारी फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। यके बाद दीगरे सब बच्चों की शादियां की गई, हत्ता कि 13 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और रहमान अमीन इस बात को बिल्कुल भूल गए। लेकिन शुमाइल की पैदाइश के फौरन बाद घर में अजीबो गरीब वाकयात आने लगे, लेकिन किसी ने इन वाकयात की तरफ तवज्जो नहीं दी। नैना ने अपनी सास का कमरा जोर जोर से बचाया। फौरन ही दरवाजा खोलकर रहमान अमीन बाहर निकले। उनके पीछे उनकी बीवी शमीम अख्तर का भी चेहरा दिखाई दिया। दोनों के चेहरे पर तशवीश थी। उनकी निगाहें नैना के चेहरे पर टिक गईं। क्या बात है बेटा? रहमान अमीन ने पूछा। तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब खैरियत तो है ना? अभी तक नोमान घर नहीं पहुंचा अब्बा, नैना ने थूक निगलते हुए कहा। मौसम भी काफी खराब है। पहले तो वो सरे शाम लौट आते थे, मगर आज रात बीती जा रही है। मगर अभी तक नैना की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रहमान अमीन ने टोका। बेटा माजरत चाहता हूँ कि तुम्हें बताना याद नहीं रहा। उससे राब्ता तो हुआ था। उसने बताया कि वो आज दफ्तर के किसी काम से दूसरे शहर जा रहा है, कल वापस आएगा। इसलिए अब तुम फिक्र मत करो और सो जाओ। नैना की सांस में सांस आई। उसने सर हिलाया और अपने कमरे को चल पड़ी। सास ससुर के कमरे को दरवाजे को लगने वाली चटखनी की आवाज उसकी कानों से टकराई। उसने तेज कदम उठाए ताकि जल्दी कमरे में पहुंचे। वो भी कमरे से थोड़ी दूर थी कि बिजली कड़क, और उसकी कड़क में उसने देखा कि नोमान उसकी तरफ पुश्त किए कुर्सी पर टेक लगाए सहन में बैठा था। उसका बैग उसके दाएं जानब जमीन पर पड़ा था और बारिश में वो भीग चुका था, लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा था। बादलों की गरज मौसम की खौफनाकियत में इजाफा कर रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी जिसमें नोमान उसे दिखाई दे रहा था। नैना को बहुत हैरत हुई। आज से पहले नोमान इतनी चाह से बारिश के पानी में तो नहीं नहाया। खासकर उसके बैग में तो उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते, भला वो उन्हें कैसे भीगने दे सकता था। हैरत के मारे नैना की पेशानी पर सलवटें पड़ गई। नैना नोमान की तरफ बढ़ी और थोड़े फासले पर कुर्सी पर बैठे नोमान से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से अंदर आइए, ठंड लग जाएगी। जवाबन नोमान का दायां हाथ उठा, बैग उठाया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके बाद नैना ने जो मंजर देखा वो उसके पैरों तले से जमीन खींचने के लिए काफी था। नोमान का मुंह दूसरी तरफ था कि अचानक बिजली कड़की और नैना ने देखा
कि नोमान का सर गर्दन पर यूं घूमने लगा रोबोट कंट्रोल हो। उसका चेहरा घूमकर उसकी सिमत आन लगा, जिसे देखकर नैना के हाथों के तोते उड़ गए। वो एक निहायत ही भयानक चेहरा था, बल्कि चेहरा क्या था, गोश्त पोश्त से आ रही एक खोपड़ी थी, जिसके चेहरे पर गोश्त का कोई निशान तक नहीं था। आंखों के गड़े खाली थे, बस एक जुबान थी जो बार बार सांप की जुबान की तरह बाहर निकल रही थी। उसने नैना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नैना का पूरा जिस्म पसीने में नहा गया। उसका मन चाह रहा था कि वो पलक झपकते में वहां से भाग जाए, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पांव में जंजीरें जकड़ दी गई हों। बिजली की चमक और बादल की गरज में इजाफा हो चुका था। वो अजीबुल खलकत चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। बहुत हो गया, उसने अपनी जुबान निकालकर अपनी पूरी खोपड़ी पर फेर कर कहा। नैना हैरत ज़दा रह गई। इतनी लंबी जुबान तो किसी इंसान की भी नहीं होती, ना किसी जानदार की। एक लंबा अरसा तुम लोगों ने इस घर में कयाम किया, अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा जीना अजीरन कर दूंगा, और फिर भी ना गए तो जान तक लेने से बाज नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो अजीबुल खलकत अफरियत यकदम गधे के सर से सींग के जैसे गायब हो गई। नैना जैसे एकदम होश में आ गई। उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। खौफ की ज्यादती के बायस उसके हाथ पांव फूल चुके थे। बमुश्किल तमाम गिरते पड़ते वो अपने कमरे में पहुंची और बेड पर तकरीबन ढह सी गई। खौफ की ज्यादती के बायस उसका पूरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा था। कितनी ही मुश्किल से उसने अपनी कैफियत पर काबू पाया और तेजी से उठकर दरवाजे की चटखनी चढ़ाई, और जैसे ही बेड की तरफ देखा, अगला मंजर देखकर वो दम बखुद रह गई। शुमाइल बेड पर मौजूद नहीं थी। हालांकि उसे अच्छी तरह से याद था कि वो शुमाइल को बेड पर लिटाकर गई थी, और इस दौरान उसने किसी को कमरे में आते भी नहीं देखा था। वैसे भी रात के इस पिछले पहर सब ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे। नैना अंगुश्त बदनदां रह गई कि शुमाइल आखिर गई कहाँ। 5 माह की मासूम बच्ची खुद तो कहीं जा नहीं सकती। यक बारगी उसकी समात से पानी के किसी बर्तन में गिरने की आवाज सुनाई दी। उसकी निगाहें ना चाहते हुए भी अटैच बाथरूम की तरफ उठ गईं। हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात उस पर हावी हो गए। बमुश्किल तमाम उसने बाथरूम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आवाज बाथरूम से आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा कुछ खुला था और कुछ बंद। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अगला मंजर उसके हवास बाख्ता करने को काफी था। उसकी 5 माह की मासूम बच्ची शुमाइल टब में बैठी नहा रही थी। माँ को देखकर वो टब में खड़ी हो गई। दफा हो जाओ इस घर से, वरना इस बच्ची को हम मार डालेंगे। एक साथ दर्जनों मर्द औरतों की मुख्तलिफ आवाजें उसके कानों से टकराईं। नैना के हलक से एक चीख निकली और उसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। वक्त सेकंड, मिनटों, घंटों, दिनों और महीनों और सालों पीछे छोड़कर सदियों की मुसाफतें तय करता है। वक्त जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। मौलवी इस्माइल साहब ने कहा, 1882 में जब अंग्रेज पूरे बड़े सगीर पर पूरी तरह से काबिज थे और इस इलाके में बहुत से लोग रहते थे, मगर सब के सब गरीब लोग थे। एक मर्तबा किसी अंग्रेज अफसर का यहाँ से गुजर हुआ। उसे अपनी फौज के पड़ाव के लिए ये इलाका बहुत अच्छा लगा और उसने चाहा कि यहाँ पर कुछ इमारतें तामीर कर दी जाएं, ताकि उसके फौजी यहाँ इस जगह से गुजरते वक्त कयाम कर सकें। उसने इन लोगों से यहाँ इस इलाके को खाली करने का हुक्म दिया, मगर उन गरीब लोगों में से कुछ लोगों ने अपने घर छोड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर अंग्रेज अफसर तैश में आ गया और उसने उन सब गरीबों पर अपनी फौज की चढ़ाई करवा दी और उन सब को बेतरे कत्ल करके इसी जगह एक घड़ा खुदवा कर उस घड़े में सबको दफन कर दिया। बस उन्हीं नेक लोगों की रूहें यहाँ भटकती फिरती हैं। अब खुद अंदाजा लगाओ कि वो लोग कैसे बर्दाश्त करें कि यहाँ पर तुम लोग रहो। बस उन्हीं लोगों के दफन जिस्म यही तुम ऊपर चलते फिरते हो। वो तुम्हें बार बार डरा धमकाकर यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमने लाखों रुपए खर्च करके ये मकान बनाया है, रहमान अमीन ने कहा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मौलवी साहब माजरत खाना लहजे में बोले। मौलवी इस्माइल के जाने के बाद तीनों बाप बेटे सर जोड़कर बैठ गए। इस मुसीबत ने सबको बौखला कर रख दिया, लेकिन उसका कोई ना कोई तो हल निकालना था। तभी सबसे पहले शाबान बोला, मैं शहर में एक आलिम को जानता हूँ, मैं शहर में एक आमिल को जानता हूँ, काला इल्म करता है, मगर उसके इल्म का डंका बजता है। मगर काला इल्म करने और करवाने वाले दोनों ईमान से फारिग का तस्वर किए जाते हैं। रहमान अमीन बोले, अगर इस मुसीबत का कोई हल ना निकाला गया तो कोई जानी और माली नुकसान हो सकता है। शाबान ने दोनों बाप बेटे की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा तो दोनों सोच में पड़ गए। रघुनाथ काले इल्म का माहिर था। जब उसने सारी रुदात सुनी तो बोला, ये चुटकी बजाने का काम है, आत्माओं को ठिकाने लगाना ही तो मेरा काम है।
उसे लेकर शाबान घर आ गया। घर की तमाम औरतों और बच्चों को मजीद वाकयात और हालात से बचाने के लिए रहमान अमीन ने अपने बड़े भाई सुफियान अमीन के यहाँ कुछ दिन के लिए भेज दिया, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में इस मसले का कोई हल तलाश किया जाए। वो जानते थे कि औरत जात कमजोर दिल की मालिक होती है और परेशानी का बायस बन सकती है। रघुनाथ को सारी हकीकत से आगाह किया गया। थोड़ी देर वो उनके साथ सहन में बैठा रहा। उसने कुछ भी खाने पीने से साफ इनकार किया। थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें घुमाकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कमरों का जायजा लिया तो शाबान और नमान दोनों उसके साथ गए, जबकि रहमान साहब वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वापस आए तो रघुनाथ आते ही बोला, ये घर आसेब ज़दा है, पूरे घर पर आत्माएं तसल्लुत कायम किए हैं, उनसे नबर्द आजमा होना लाजमी है। फिर रघुनाथ ने उन तीनों को जमीन पर बिठाया और एक दायरा उनके इर्द गिर्द खींचा और सख्ती से बोला कि कुछ भी हो जाए मगर इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, वरना अपने नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे। इसके बाद खुद भी वो एक दायरा लगाकर उसमें बैठ गया। फिर उसने अपने सामने एक छोटा सा चिराग रखा और उसमें कड़वा तेल डाला, जिसकी बदबू इर्द गिर्द फैल गई। थोड़ी देर तक रघुनाथ न जाने क्या बुड़बुड़ाता रहा। उसकी आंखें बंद थी। यकलख्त सब ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। उन्होंने देखा कि घर के अंदर से पहले रोने पीटने की आवाजें आना शुरू हो गईं। इसके बाद यकदम कई वजूद बाहर आने लगे। सब के सब खून में लथपथ नहाए थे। उनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी थे। उनकी तादाद का अंदाजा ठीक से लगाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो 2-3 दर्जन के करीब होंगे। उन सब ने आते ही रघुनाथ को घेर लिया। रहमान साहब और उसके बच्चे ये मंजर देखकर गुंग रह गए। दूसरे ही लम्हे फिजा में एक कान फाड़ने वाली चीख बरामद हुई। ये चीख किसी और की नहीं बल्कि रघुनाथ की थी। उसके बाद उन्होंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। रघुनाथ का जिस्म यकलख्त फिजा में उड़ा और फिर जैसे ही नीचे आया वो सारी अफरियतें उस पर टूट पड़ी और पलक झपकते में उसकी तिक्का बोटी करके रख दी। रघुनाथ की चीखें तक दब कर रह गईं। रघुनाथ का अंजाम देखकर तीनों बाप बेटे समझ गए कि इस हिसार का कोई फायदा नहीं। तीनों के सरों पर मौत नाचने लगी थी। उन्हें पक्का यकीन था कि ये अफरियतें अब उनका भी वही हशर करेंगी। अफरियतें अब उनकी तरफ देख रही थी। देखते ही देखते उन बलाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तीनों को अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ। जब एक बार कहा गया था कि यहाँ से भाग जाओ, तो तुम अकल के नाखून क्यों नहीं लेते? क्यों जानबूझकर हमसे कोई जानी नुकसान करवाना चाहते हो? अब दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकती। एक साथ सबने मिलकर ये कहा। हम कहाँ जाएं? हमने अपनी सारी जमा पूंजी तो इस मकान पर लगा दी। बिल आखिर मलक रहमान साहब ने गिगियाते हुए कहा, यहाँ से दाएं जानिब नुक्कड़ वाले मकान में चले जाओ, तुम्हारा सारा सामान वहां पहुंच जाएगा। वो मकान इस मकान के बदले में दुगना बड़ा है। इसके कागजात भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगे और मकान भी तुम्हें तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा वहां नकदी भी रखी है ताकि तुम परेशान ना हो। बस इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। उन अफरियतों में से एक ने कहा, कैसा काम? तीनों बाप बेटों ने मिलकर पूछा। हर जुमेरात को इस मकान में आकर हमारे लिए दुआएं करवाना और शाम के बाद इस हवेली में खुशबुएं लगाना। रहमान ने कहा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तुम चले जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा। अफरियतों ने जैसे उन्हें हुक्म दिया, तीनों बाप बेटे अल्लाह का शुक्र करते हुए उन अफरियतों के चंगल से निकलकर भागे। वहां से बाहर निकले, उनके साथ ही गेट खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो एकदम हैरान रह गए। गेट पर एक मोटा सा बड़ा ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक नजर उदासी से उस घर को देखा जहां उनकी कई यादें वाबस्ता थी। वादे के मुताबिक उन्हें उस घर में ना सिर्फ कागजात मिल गए बल्कि दौलत भी मिली कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जहां उन्हें इस मकान के छिन जाने का दुख था, वहीं उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उन्हें उससे बेहतर ना सिर्फ मकान मिल गया बल्कि उसके साथ इतनी दौलत मिली कि उनकी सारी जिंदगी ऐश में गुजर सकती थी।